कि कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटी, और पॉलिटी के अंतर्गत से क्वेश्चन बहुत ही 5 6 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 7 क्वेश्चन, इनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटी के अंतर्गत हम बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए हैं। यह क्लास है, इसके करीब इसके अंतर्गत करीब 200 क्वेश्चन के करीब रहने वाले हैं, जिनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी जो अधिकतम आयु होती है, उच्च न्यायालय पद के लिए अधिकतम आयु कितनी है? इससे अधिक आयु का जो क्या है, न्यायाधीश नहीं बनेगा। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी जो अधिकतम आयु होगी तो वो कितनी होगी? तो उच्च न्यायालय की जो आयु है अधिकतम किसकी, मुख्य न्यायाधीश की, तो वो होगी 65 वर्ष। किसकी कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष, 65 वर्ष अधिकतम आयु होती है मुख्य न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अंतिम व्याख्याता है, मतलब जिसने डिसीजन दे दिया, वो डिसीजन सर्वमान्य होगा, तो वह किसके द्वारा दिया जाएगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो क्या है, अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय, इसके द्वारा जो डिसीजन दे दिया गया तो वह सर्वमान्य होगा, सबको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत की व्याख्या कौन करता है? तो भारत की जो व्याख्या करता है, तो भारत के जितने भी निर्णय लेता है, कानूनों को अप्लाई करता है देश के अंतर्गत, तो वो न्यायिक व्यवस्था बनाए रखता है, तो वह कौन सा है? तो भारत संविधान की जो व्याख्या कौन करता है? तो वो करता है न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है, भारतीय संविधान के हितों को, कानूनों को, नियमों को जो ध्यान में रखकर जो निर्णय लेता है, उसका संरक्षण करता है, तो वह कौन होता है? तो वो हो जाएगा कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र व राज्यों के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा करने की शक्ति सबके किसके अंतर्गत आती है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में यदि किसी भी प्रकार का जो विवाद होगा, तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए जो शक्ति है, तो वह किसके अंतर्गत आती है? तो वो आ जाएगी किसके अंतर्गत? तो वो आ जाएगी मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। किसके? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है राज्य और केंद्रों के बीच में विवाद की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किसके प्रभारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रभारित किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं, तो वह किसके द्वारा किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे भारत के संचित निधि का। तो क्या है? प्रभारित किए जाते हैं। तो भारत की जो संचित निधि है उसके अंतर्गत से क्या किया जाता है? न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कि न्यायाधीश बनना है उच्च न्यायालय का, तो उसके लिए आपको कम से कम कितने वर्ष तक वकालत करनी होगी आपको? तो उसके बाद में आप योग होंगे, तो कम से कम 10 वर्ष की जो वकालत की क्या होनी चाहिए आपके लिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या बनोगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होंगे आप। कितने वर्ष? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनमानी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर हो चुके न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनमानी है? तो वह किसके अंतर्गत वकालत नहीं कर सकते हैं? तो वो नहीं करते भारत के किसी न्यायालय में। तो जो सेंट्रल के, जो केंद्र के जो न्यायालय हैं, उनके अंतर्गत वो क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं करते हैं। जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है, मतलब कोई न्यायाधीश था तो वो क्या रिटायरमेंट हो चुका है, तो वह उसके बाद में भारत के किसी भी न्यायालय के अंतर्गत वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों की जो संख्या पूछे आपसे, तो वो हो जाएंगे 30। कितने न्यायाधीश हैं? 30 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अलावा जो अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं तो वो कितने हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं कितने? 25। कितने हो सकते हैं? 25 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य के लिए एक निर्वाचित याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है?
तो याचिका का निर्माण करने का जो अधिकार है राज्य के अंतर्गत, तो वो किसको हो जाएगा? उच्च न्यायालय को। किसको? उच्च न्यायालय को किसका अधिकार है? तो निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है वो हो जाएगा कानून का न्याय निर्णयन। क्या है? कानून की सहायता से क्या करना? सही निर्णय करना, न्याय का रूप पूर्वक क्या करना? निर्णय करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। न्याय दिलाना एक प्रकार से। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है निर्णय विधि। क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा गया है न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो बंद है वो असंवैधानिक है, यह किस राज्य के उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी? तो यह की गई थी किस न्यायालय के द्वारा? तो वो की गई थी केरल के द्वारा। किसके? केरल राज्य है उसके उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा की गई थी कि बंद है वो क्या है? असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय ने किस मामले में भौतिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो क्या है? उच्च न्यायालय ने किस मामले में जो भौतिक अधिकार हैं अपन के, उनकी जो प्रमुखता है वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों क्या की है? ऊपर सिद्ध की है। तो भौतिक अधिकार श्रेष्ठ होते हैं किसके? राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांतों से। तो यह किसने सिद्ध की है? तो वो की है बालकनाथ का मामला। तो बालकनाथ है, उनका जो मामला आया था, जो ये विवाद आया था, उसके अंतर्गत यह सिद्ध किया गया था कि भौतिक अधिकारों की जो प्रमुखता है यह राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से क्या होती है? ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय के दंड दिया गया हो। तो सत्र न्यायालय ने दंड दिया है तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। वो भी कितने? 7 वर्षीय से अधिक का जो दंड दिया है, तो कितने दंड के लिए? 7 वर्ष से यदि अधिक का दंड दिया है तो वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील की जा सकती है उसके प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय है जिसके बाद में क्या है? कोई और न्यायालय में जाने अंतिम अपीलीय न्यायालय है तो वो हो जाएगा उच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण, जिसे बोलते हैं कैट, के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में जो चुनौती दी जा सकती है तो वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा 323A। क्या हो जाएगा? 323A है। वो क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णयों को उच्च न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। किसके अंतर्गत? 323A अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाएगी किसकी? राज्यपाल के अंदर। राज्यपाल है तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वो हो जाएगा कौन करता है? इसकी राष्ट्रपति करता है। किसकी? महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसकी किस आयु तक सेवानिवृत्त हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकतम आयु है उसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 65 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों तक होता है? तो वो हो जाएगा 6 वर्षों तक। कितने वर्षों तक महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में लिए करता है? यह मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करता है यह करता है किसके लिए? तो लोक सेवा समिति के लिए करता है महानियंत्रक। महालेखा परीक्षक है वो कार्य करता है किसके लिए? लोक से लेखा समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है?
तो केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है कौन सा, तो वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव है, वो क्या होता है, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है, और यूपीएससी क्रैकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो देश में क्या है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्चतम निकाय है वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद है। यह क्या है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्चतम निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत में महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत के अंतर्गत जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह कौन करता है, तो वो करता है कौन, राष्ट्रपति। कौन करता है महान्यायवादी की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश है उसकी जो उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उच्च न्यायालय की जो पीठ है वह स्थित है, तो वह कहाँ पर स्थित है उच्च न्यायालय की पीठ, तो वो हो जाएगी जबलपुर के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगी, जबलपुर के अंतर्गत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, तो संसद के अंतर्गत जो अपनी राय देने के लिए जो किस अधिकारी को क्या किया जा सकता है, आमंत्रित किया जा सकता है, तो वह अधिकारी कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। किसको, भारत के न्यायवादी को क्या किया जा सकता है, संसद के अंतर्गत अपनी राय देने का अधिकार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा आयोग है वो संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, तो कौन सा आयोग है जो संवैधानिक उपबंधों के द्वारा स्थापित नहीं है, तो वह कौन सा आयोग हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग है, यह क्या नहीं है, संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है योजना आयोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम करीब टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए दोस्तों, जो हमने 200 क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चनों को कराने वाले थे उनके बारे में आज हमारा यह पहला वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम टॉप 30 क्वेश्चनों को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। 30 क्वेश्चनों की पर डे वीडियो डाली जाएगी, जो कि आपको क्या है, 30 क्वेश्चन याद करने के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, 200 क्वेश्चनों के करीब। और 30 क्वेश्चन क्या आपके लिए एग्जामों की दृष्टि से आज के लिए 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थे, वो हमने सॉल्व करा दिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करके हम आपको टोटल पूरे 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।